जैसे इस किताब में पार्ट होते हैं, ऐसे ही जो संविधान में पार्ट हैं, इस किताब में पार्ट होते हैं कि इसमें 20 पार्ट है, इस किताब में 15 पार्ट है। तो इसी प्रकार जो संविधान में क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में जो है यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है। ठीक है, पार्ट 2 सिटीजनशिप से रिलेटेड है, पार्ट 3 किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, पार्ट 4 में क्या दिया है, डीपीएसपी। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस पार्ट में दिया हुआ है, पार्ट 4 में दिया हुआ। टोटल कितने पार्ट है संविधान के अंदर, 22 पार्ट है। ठीक है, टोटल कितने पार्ट है, 22 पार्ट है। ठीक है, एक बार डिस्कस करेंगे, मैं आपको जो है वीडियोस दे दूंगा, जो पुरानी क्लासेस हैं हमने एक ट्रिक के जरिए याद किए थे कि किस पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये उठेगा भाई, किसी भी एग्जाम में आप देखोगे तो डीपीएसपी किस पार्ट में दिया हुआ बताओ, डीपीएसपी इज गिवन इन पार्ट 4। पार्ट को हमेशा रोमन में लिखते हैं। ठीक है, पार्ट 4 में जो है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हिंदी में बोलते हैं डीपीएसपी को राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, पार्ट 4 में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक दिया हुआ है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया हुआ बताओ भाई। 12 से 35 तक हमने कर लिया था, तो कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, 36 से लेकर 51 तक। तो लिखो कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, 36 से लेकर 51 तक। पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो है दिया हुआ है। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो है दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन बनता है भाई डीपीएसपी में कि डीपीएसपी जो है किस देश से लिए गए हैं बताओ। हाँ, हमने एक ट्रिक याद की थी, LSDP इज नंबर 1। ठीक है, किस देश से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए। तो लिखो डीपीएसपी इज टेकन फ्रॉम आयरलैंड, डीपीएसपी इज टेकन फ्रॉम आयरलैंड, टेकन फ्रॉम आयरलैंड। आयरलैंड से जो है ये लिए गए हैं। ठीक, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे संविधान में दूसरे देश से ली गई हैं, कुछ एक हमने भी बनाई है। ठीक है, तो डीपीएसपी जो है ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। तीसरे एक जो है आपका पॉइंट बनता है, एक जो है इंपॉर्टेंट चीज़ डीपीएसपी के बारे में कि डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसिएबल। तो लिखो डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसिएबल। डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है, जस्टिसिएबल। ठीक है, होते क्या भाई डीपीएसपी, ये डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपके मौलिक अधिकारों में किसको अधिकार दिए गए हैं, एक आम आदमी को अधिकार दिया गया है। ठीक है, संविधान ने एक आम आदमी को अधिकार दिया है, कुछ एक लिमिटेड ऐसे अधिकार दिए हैं कि उनको कोई भी नहीं छीन सकता। ठीक है, सरकार भी नहीं छीन सकती, जिनको एक ऐसे अधिकार दिए। ठीक है, डीपीएसपी में जो है इसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसमें जो सरकार है उसको निर्देश दिए हैं। ठीक है, सरकार को ये निर्देश दिया है भी सरकार को किस तरीके से काम करना है, किन किन आदमियों का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे जो है SC ST का स्पेशल ध्यान रखना है सरकार को जो है बच्चों का जो है कि एजुकेशन का स्पेशल ध्यान रखना है। ठीक है, सारा का सारा धन किसी कुछ आदमियों के पास इकट्ठा ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है सरकार को एनवायरनमेंट को बचाए रखना है, खेती को बढ़ावा देना है। कुछ एक जो है एक सरकार को एक डायरेक्शन बताई गई है कि सरकार की जो भी पॉलिसी होगी उनकी डायरेक्शन जो है ये सब कुछ होगी। ठीक है, तो डीपीएसपी में क्या बताए गए हैं, सरकार को एक निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, डीपीएसपी जो है नॉन जस्टिसिएबल है। इसका मतलब क्या भाई, आपका फंडामेंटल राइट क्या थे, जस्टिसिएबल थे, डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है। इसका मतलब है कि अगर सरकार डीपीएसपी के अकॉर्डिंग नहीं चलती तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, फंडामेंटल राइट का अगर हनन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है, ये नॉन जस्टिसिएबल। इसका मतलब क्या है कि अगर डीपीएसपी को सरकार नहीं मानती तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। ये बस एक डायरेक्शन है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार नहीं करती तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन जस्टिसिएबल। इसका मतलब क्या है, वी कैन नॉट गो टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं जा सकते अगर जो है सरकार इसका नहीं मानती डीपीएसपी को। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर? तो आप देखो एक जो है पेज मैंने आपको दिया होगा, देखो 36 से लेकर कहाँ तक दिए गए हैं, 51 तक दिए गए। ठीक है, ये एक हेडिंग है अनुच्छेद की, ये अनुच्छेद का मतलब होता है एक पैराग्राफ।
संविधान के अंदर हर एक पैराग्राफ का नंबर दिया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर डेफिनेशन बताई गई है पहले में, दूसरे में कुछ एक प्रिंसिपल बताए गए हैं, 38 में बताया गया है वही जो है सोशल ऑर्डर किस तरह का जो है सरकार सामाजिक जो है एक ढांचा बनाए रखेगी। फिर 39 में कुछ एक प्रिंसिपल बताए गए हैं कि सरकार जो है कंसंट्रेशन, धन को कंसंट्रेट ना होने दे, सरकार लिवलीहुड का ध्यान रखे। 40 में पंचायत सरकार ऑर्गेनाइज की ऐसा करने को बताया गया है। 41 में जो है वर्क एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंट सरकारी सहायता प्रोवाइड करे ये कहा गया है। 42 में कहा गया है कि जो है जो गर्भवती महिलाओं का और जो है का ध्यान रखे। 43 में कहा गया है कि भाई जो है जीने लायक जो है लोगों को पैसा मुहैया करवाएं। 43A में कहा गया है कि भाई जो है वर्कर्स को कंपनी के अंदर जो है एक ओहदा, अच्छा ओहदा दिलवाए। फिर जो है 44 में जो है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया गया, बताएंगे क्या होता है। 45 में जो है बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाए। फिर जो है आपका 46 के अंदर जो है SC ST से रिलेटेड है। 47 में बताया गया है कि भाई जो है लोगों के न्यूट्रिशन का और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का सरकार ध्यान रखे। 48 एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का ध्यान रखें। 48A के अंदर जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का सरकार ध्यान रखें। 49 में जो है सरकार जो हमारे मोन्यूमेंट्स हैं जो जैसे ताजमहल वगैरह है इनका ध्यान रखे। 50 में जो है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखे, ये भी बताएंगे क्या होता है। 51 में जो है विदेश में जो है पीस और शांति बनाए रखे, पूरे जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर शांति बनाए रखे, ठीक है। ये 36 से 51 तक दिए गए, ठीक है। तो एक जो है एक वर्ड में हम देखते हैं, आपको ये पूरा का पूरे लाइन याद नहीं होगी, तो हर एक आर्टिकल के साथ जो एक इंपॉर्टेंट वर्ड हम याद कर लेते हैं, ठीक है। कि भी 36 में क्या है, 37 में क्या है, केवल एक वर्ड याद रखेंगे उससे आपके दिमाग में आ जाएंगे। इस वर्ड को कीवर्ड हम बोलते हैं, याद करने का तरीका है साइंटिफिक तरीका, कीवर्ड के जरिए हम इसको याद करेंगे। तो लिखो 36 में जो है क्या दिया भाई, डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। 36 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। स्टेट क्या होता है, ठीक है। भारत सरकार क्या है, कोई जो है नंबर प्लेट पे लिखा रहते हैं भारत सरकार। भारत सरकार का मतलब क्या होता है, भारत सरकार का मतलब पार्लियामेंट, आपकी स्टेट की असेंबली, जो स्टेट सेंटर में जो भी आपके MP हैं, स्टेट में जो भी आपके MLA हैं, और लोकल लेवल पे पंचायत, जितने भी जो है कोई भी कंपनी जो सरकारी है, ठीक है, और कोई भी सरकारी अधिकारी, ये सब क्या है, भारत सरकार है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो है 36 में बताया गया है। 37 में बताया गया है कि DPSP जो है नॉन जस्टिसिएबल है। 37 में बताया गया है नॉन जस्टिसिएबल है। अड़तीस में बताया गया है कि भाई जो है सोशल ऑर्डर एंड वेलफेयर स्टेट, सोशल ऑर्डर एंड वेलफेयर स्टेट का जिक्र किया गया है। सोशल ऑर्डर एंड वेलफेयर स्टेट का जिक्र किया गया है। सोशल ऑर्डर एंड वेलफेयर स्टेट का जिक्र किया गया है। 39 के अंदर जो है आपका सर्टेन प्रिंसिपल आपको दिए गए हैं, सर्टेन प्रिंसिपल। 39A के अंदर जो है आपको इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो बड़ी लाइंस को हम छोटा कर रहे हैं। 40 के अंदर जो है आपको विलेज पंचायत के बारे में बताया गया है, विलेज पंचायत। 40 इज रिलेटेड टू विलेज पंचायत। 41 इज रिलेटेड टू 41 is related to work education public assistance, work education and public assistance, public assistance, assistance, work education and public assistance। 42 is related to human condition and maternity relief, human condition and maternity relief, maternity relief। 43 is related to living wage and decent standard of life, living wage and
decent standard of life, decent standard of life. 44 is related to 43A, सॉरी 43A आएगा इसके बाद. 43A is related to worker in management, workers in management. 43B is related to cooperative societies. 44 is related to uniform civil code. 45 is related to childhood care. ब्रैकेट में लिखना अप टू 6 ईयर. 46 is related to SC and ST. 47 is related to monuments. 48 is related to cow and agriculture. सॉरी 47 जो है ये आपका प्रोहिबिशन ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल से रिलेटेड है. 47 ड्रग्स एंड अल्कोहल से रिलेटेड है, अल्कोहल. और 49 आपका मोन्यूमेंट से रिलेटेड है. 49 आपका मोन्यूमेंट से रिलेटेड है, मोन्यूमेंट्स. 50 आपका जो है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. और आपका 51 जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है. 51 जो है आपका इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है. ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. एंड 51 आपका जो है वो इंटरनेशनल पीस एंड जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड है. 51 जो है आपका इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है. ठीक है भाई, लिख लिया, लिख लो. ठीक भाई, तो कुछ एक इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं. एक है 40 विलेज पंचायत. ठीक, विलेज पंचायत से रिलेटेड कौन सा है? 40 है. तो एक याद कर रख लेना कि वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो 40 साल के थे. ठीक है, वीपी का मतलब विलेज पंचायत. वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने कितने साल के थे? 40 साल के थे. तो 40 से रिलेटेड क्या है? वीपी है, विलेज पंचायत है. ठीक है, तो 40 इज रिलेटेड टू विलेज पंचायत. ठीक है, वीपी सिंह 40 की उम्र में जो है प्रधानमंत्री बने थे. वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस. ठीक है, 41 जो है वो रो रहा है. वीप, WEEP. वीप का मतलब क्या होता है? रोना. 41 रो रहा है. 41 में क्या है? वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस है. ठीक है, याद कर लो. फिर जो है आपका जैसे ये 39A है, जो A और B जिसके अंदर ऐड किया गया है, ये याद रखना कि संविधान में क्या किया जाता है, जब भी बदलाव किया जाता है तो नंबरिंग को चेंज नहीं करते हम. जैसे जो 1, 2, 3 है उसको चेंज नहीं करते. मान लो हमको जो यहाँ पे कुछ ऐड करना है तो हम जो है सारी नंबरिंग बदलेंगे. हमको प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी? मान लो यहाँ पे इसके बाद कुछ ऐड करना है तो हम नंबरिंग को नहीं बदलते. जो 44 है वो 44 ही रहेगा. अगर कुछ नया ऐड करना तो क्या कर देंगे? 43A बना देंगे और इसको 43B बना देंगे. तो इसका मतलब क्या है कि जो A और B वाले हैं उनको बाद में ऐड किया गया है, वो पहले से संविधान में नहीं थे. ठीक है, तो 39A इसका मतलब क्या है? बाद में ऐड किया गया है. ठीक है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. ठीक है, कब ऐड किया गया है? तो लिख लो, ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको ऐड किया गया है. इट वॉज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976. 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ऐड किया गया. संविधान में अब तक जो है 104 बार बदलाव हुए हैं, याद रखना आप. और कौन से संविधान से जो है इसको बदलाव किया गया? किस संविधान संशोधन से? 42वें संविधान संशोधन 1976 से. ठीक है, करीब 104 जो है बदलाव हुए. 104 करीब बदलाव हुए. ठीक है, होते रहते हैं. सरकार जो है नए नए बदलाव करती रहती है. जैसे GST आया था, फिर बदलाव हुआ था. ठीक है, फिर सरकार ने जो है वो उसके बाद जो है ये जो है इकोनॉमिक बेसिस पे जो रिजर्वेशन दिया था तब भी संविधान में बदलाव हुआ था. ठीक है, तो बदलाव होते रहते हैं.
फिर हम बात करते हैं वर्कर्स इन एजुकेशन, ठीक है, 43A, ये भी जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ऐड किया गया, ठीक है, तो लिख लो, इट वॉज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, इट वॉज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है इसको ऐड किया गया, इट वॉज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। फिर हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है, क्या होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, वही जैसे आपका कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, या आपका जो है कोई गांव में जो है क्या होता है, कोई कोऑपरेटिव जो है, जैसे अमूल है, अमूल इज़ ए कोऑपरेटिव, एक कोई कंपनी नहीं है, अमूल एक कोऑपरेटिव है। मान लो 50 आदमी जो है अपना सब पैसा अपना मिलाते हैं और एक कंपनी खड़ी कर देते हैं, ठीक है, जो भी कंपनी का पार्ट बनना चाहे पार्ट बन सकता है। तो अमूल में सब जो है अपना दूध देते हैं और जो है दूध को जो बेचा जाता है तो उसके बाद सबको पैसा मिल जाता है, किसी एक आदमी की जो है अमूल नहीं है, अमूल का एक कोऑपरेटिव है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव जो है सोसाइटीज़ का जो है प्रावधान कब ऐड किया गया था, लिखो 43B कब ऐड किया गया था, 97वें संविधान संशोधन 2011 में इसको ऐड किया गया था। इट वॉज एडेड बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, 97वें संविधान संशोधन 2011, इट वॉज एडेड बाय 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011, 97वें संविधान संशोधन 2011 में इसको ऐड किया गया था। फिर है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है कि संविधान का जब निर्माण हुआ 1950 में, जब DPSP डाला गया तो इसमें कहा गया कि सरकार जो है आने वाले टाइम में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएगी, ठीक है। फिलहाल जो है हमारे देश में जो हिंदू के लिए अलग कानून है, मुस्लिम के लिए अलग कानून है, जो हमारे जो सिविल कोड है वो डिफरेंट होते हैं, हिंदू के लिए अलग होते हैं, मुस्लिम के लिए अलग होते हैं। हिंदू को जो है जो शादी का कानून है वो अलग होता है, ठीक है, हिंदू की प्रथा के अकॉर्डिंग चलता है, हिंदू एक ही शादी कर सकता है, मुस्लिम एक से ज़्यादा कर सकते हैं। मुस्लिम का जो है उनके जो है कानून के तहत जो है कानून होता है। सबका धर्म का जो है जो सिविल कोड है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो संविधान के निर्माताओं ने कहा कि भाई जो है आने वाले टाइम पे आप एक ही सिविल कोड बनाओ, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबका जो है शादी ब्याह का जो प्रॉपर्टी का जो इनहेरिटेंस का जो कानून होगा वो सेम होगा। अब हिंदू की प्रॉपर्टी का कानून अलग होता है कि भाई बाप के मरने के बाद कैसे प्रॉपर्टी जाएगी, मुस्लिम का अलग होता है। तो संविधान के निर्माताओं ने कहा कि आने वाले टाइम पे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ, ठीक है। जब भी सरकार ऐसा करना चाहती है तो भाई हिंदू मुस्लिम की जो है लड़ाई हो जाती है, ठीक है। मुस्लिम जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं, धरना प्रदर्शन करने लगते हैं कि भाई हमको जो है आप जो हिंदू में बदल रहे हो, ठीक है। आप न्यूज़ पेपर में देखोगे जब भी सरकार कदम उठाती है कि हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे तो मुस्लिम कहते हैं कि भाई जो है आप ऐसा नहीं कर सकते, आप हमको हिंदू में बदलना चाहते हैं, जो हिंदू की प्रथाओं को हम पे थोपना चाहते हैं, ठीक है। तो आज तक सरकार जो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बना पाई है। केवल एक स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी है, वो कौन सा है, गोवा। तो लिखो ओनली गोवा हैज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अभी तक केवल गोवा के अंदर है और किसी स्टेट के अंदर नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज ओनली प्रेजेंट इन गोवा। केवल जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में प्रेजेंट है और कहीं पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। 44 में 4 2 बार है, ठीक है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड में C 2 बार है, UCC याद रखना। UCC किससे रिलेटेड है, 44 से रिलेटेड है। 2 बार C है, 2 बार 4 है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड किससे रिलेटेड है, 44 से रिलेटेड है, ठीक है। फिर काउ और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सा है, 48 है, ठीक है। ये याद रख लेना कि 8 को जब हम घुमा के ऐसे बनाते हैं तो काउ जैसी शेप बन जाती है, ठीक है। कुछ भी हमको याद रखना है कि 8 को जब हम घुमाते हैं तो क्या बन जाता है, काउ की शेप बन जाती है, ठीक है। तो एक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए याद करने का कि चीज़ों को जो है कड़ी से कड़ी जोड़ दो, ठीक है। कोई भी चीज़ याद रखनी, फैक्ट हमको जो है रटना नहीं है, कड़ी से कड़ी जोड़नी। एक कड़ी से दूसरी कड़ी बना दी तो हमको हमेशा तक याद रहेगा, ठीक है। स्टोरी हमेशा तक याद रहती है, फैक्ट हमको जल्दी भूल जाते हैं। तो 48 में क्या है, काऊ की तरह 8 को मोड़ देते हैं तो काऊ एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो मैंने मार्क करवा दिए ये आपको हमेशा याद रखने हैं, बाकी एक बार रिवीजन कर लेनी है एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है भाई। कोई डाउट इसके अंदर? क्वेश्चन देखते हैं भाई इससे रिलेटेड जो भी आए हुए हैं।
पहला क्वेश्चन कहता है वही आपका, इफ़ डायरेक्टिव, इंग्लिश भी बताएंगे हम, हिंदी बताएंगे, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी बताएं, जब उसको लिख लेना क्या होता है इसका मतलब। अगर जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार नहीं मानती है तो हम कहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है, कहाँ पर जा सकते हैं? हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जा सकते हैं। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। क्या होगा? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो मैट्रिक लेवल एग्जाम 2006 में पूछा गया एसएससी में ये। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी से रिलेटेड जो है वो संविधान का कौन सा पार्ट है? कौन सा पार्ट है डीपीएसपी से रिलेटेड? पार्ट 4 है। ये एसएससी सेक्शनल ऑफिसर एग्जाम 2007 में पूछा गया है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है वू मेड द स्टेटमेंट, किसने ये स्टेटमेंट दी कि डीपीएसपी एक ब्लैंक चेक की तरह होते हैं जिसकी पेमेंट अपनी मर्जी से होती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसने दी? ये स्टेटमेंट केटी शाह ने दी, लिख लो। ये स्टेटमेंट किसने दी? केटी शाह ने दी। इसका मतलब क्या है भाई? डीपीएसपी एक ब्लैंक चेक की तरह होते हैं जिसकी पेमेंट अपनी मर्जी से होती है। इसका मतलब क्या है कि भाई सरकार जब चाहेगी तब डीपीएसपी जो है वो लगा सकती है, नहीं चाहेगी तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। तो डीपीएसपी एक ब्लैंक चेक की तरह है जिसकी पेमेंट अपनी मर्जी से होती है। किसने कहा? केटी शाह ने कहा। ये सीएचएसएल एग्जाम 2012 में और एसएससी डाटा एंट्री एग्जाम 2008 में पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द आर्टिकल एंश्योर्स दैट डीपीएसपी कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि डीपीएसपी को जो है कोर्ट एनफोर्स नहीं कर सकती? किसमें कहा गया? नॉन जस्टिसेबल का जिक्र किसमें किया गया था? किसमें किया गया था बताओ? नॉन जस्टिसेबल का जिक्र किसमें किया गया था? 37 में किया था। किसमें कहा गया? ये 37 में कहा गया कि सरकार जो हमारा कोर्ट जो है वो डीपीएसपी को एनफोर्स नहीं कर सकती। ये सीएचएसएल एग्जाम 2013 में पूछा गया है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद डिक्लेरेशन ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट जो है की बात कौन से जो है अनुच्छेद में कही गई है, ठीक है। तो दो अनुच्छेद हमारे जिसमें वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। एक तो आपका 38 में कही गई है वेलफेयर स्टेट की, और 39 में भी लिख लो। ये 13 प्रिंसिपल के अंदर एक प्रिंसिपल वेलफेयर स्टेट का भी है, वेलफेयर स्टेट का भी। तो दो हमारे अनुच्छेद हैं, एक तो 38 और 39, इन दोनों में जो है वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? 39 इसका आंसर होगा। स्टेनोग्राफर एग्जाम 2011 में पूछा गया है। इसका ये है स्टेनोग्राफर एग्जाम 2011 में पूछा गया है। फिर है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। कौन सा संविधान के कौन से अनुच्छेद में सरकार को विलेज पंचायत बनाने का जो निर्देश दिया गया है? बताओ किसमें कहा गया है? 40 में कहा गया है, ठीक है। तो क्या आंसर क्या आंसर होगा? सी इसका आंसर होगा। फिर हम बात करते हैं 41 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 है, उसमें राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, काम करने का राइट, एजुकेशन का राइट और सरकारी सहायता पाने का राइट, ये दिया गया है। ये क्या है? आर्टिकल 41 क्या है? ये यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ये एक डीपीएसपी है, ये एक स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, एक फंडामेंटल राइट है। क्या वही 41 क्या है? बताओ 41 क्या है? डीपीएसपी है। ये क्या है? 41 क्या है? डीपीएसपी। जो भी 36 से 51 तक दिए गए हैं वो सारे क्या है? डीपीएसपी हैं। ये सीएचएसएल एग्जाम 2016 में पूछा गया है। फिर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? 44 में दिया हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में दिया गया है? 44 में दिया गया है। ये सीएचएसएल 2016 में पूछा गया है, ठीक है। फिर है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज देयर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। किस स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड है? गोवा में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ये सीजीएल 2002 में पूछा गया है। फिर है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज मेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मोर इंपोर्टेंट देन फंडामेंटल राइट। ठीक है, किस संविधान के संशोधन ने डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 42वें संविधान संशोधन ने जो है इसको मोर इंपॉर्टेंट बना दिया डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से। देखो भाई, कल हमने डिस्कस किया था, हमने 2-3 केस पढ़े थे। हमने कहा था कि गोलकनाथ केस की हमने बात की थी कल। गोलकनाथ केस
1967 में गोलकनाथ केस का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकारों में बदलाव नहीं हो सकता, फंडामेंटल राइट के अंदर जो है पार्लियामेंट बदलाव नहीं कर सकती, इसके अंदर कहा गया था। ठीक है, गोलकनाथ केस 1967 के अंदर। फिर जो है 24वां और 25वां संविधान संशोधन किया पार्लियामेंट में, संसद ने संविधान में बदलाव किया और कहा कि हम जो है कोई भी जो है बदलाव कर सकते हैं, हम फंडामेंटल राइट को ख़त्म भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी बदलाव भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हमको नहीं रोक सकती। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हमको नहीं रोक सकती, ऐसा जो है 24वें और 25वें संविधान संशोधन में कहा गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत होती है कि वो किसी भी कानून को इलीगल ठहरा सकती है, पार्लियामेंट के पास ताकत होती है वो संसद में बदलाव कर सकती है जो मर्जी चाहे। ठीक है, चीज़ों को जिस मर्जी चाहे घुमा सकती है। ठीक है, तो 24वें और 25वें संविधान संशोधन के तहत जो है पार्लियामेंट ने संविधान में बदलाव किया कि हम कोई भी को डिलीट कर सकते हैं, किसी भी मौलिक अधिकार को जो हम डिलीट कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। फिर फैसला आया केशवानंद भारती केस का, दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गया और केशवानंद भारती केस 1973 में जो है फैसला आया। इसमें कहा ठीक है भाई, आपकी बात मान ली, संसद जो है मौलिक अधिकार को खत्म कर सकती है, डिलीट कर सकती है, बदलाव कर सकती है फंडामेंटल राइट के अंदर, लेकिन एक हद तक बदलाव करेगी। आप जो है इतना बदलाव नहीं करोगे कि वो फंडामेंटल राइट ही ना रहे। संसद में आप जो है इतना जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें इतना बदलाव करोगे कि एक लिमिट तक आपका जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर को जो है आप नहीं छेड़ोगे, जो इतना ऐसा मत बना देना संविधान को कि वो संविधान ही ना रहे। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस 1973 में ये फैसला आया। ठीक है, फिर इंदिरा गांधी ने जो है 42वां संविधान संशोधन किया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, और इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई डीपीएसपी जो है वो फंडामेंटल राइट से बड़े होंगे। ठीक है, क्यों हो जाएंगे भाई, एक तो फंडामेंटल राइट जो जस्टिसेबल है, इतने इंपॉर्टेंट हैं, वो नीचे रहेंगे और डीपीएसपी ऊपर रहेंगे। ठीक है, ऐसा जो है काफ़ी अजीब था, लेकिन इंदिरा गांधी ने कई बदलाव किया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में डीपीएसपी को जो है इंपॉर्टेंट बना दिया फंडामेंटल राइट से। ठीक है, उसके बाद एक और फैसला आया मिनर्वा मिल्स केस का। इसके बाद जो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में फैसला गया, मिनर्वा मिल्स केस का फैसला आया 1980 में, और इसमें जो है ये कहा गया कि जो बदलाव किया है इंदिरा गांधी ने, ये इलीगल है। ठीक है, ऐसा मान्य नहीं है और इसको इलीगल घोषित कर दिया। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं भाई, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज मेड द डीपीएसपी मोर इंपोर्टेंट देन फंडामेंटल राइट। डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से ज़्यादा इंपोर्टेंट किस संविधान संशोधन ने बना दिया? किसने बना दिया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 ने बना दिया। ये सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस 2007 में और FCI एग्जाम 2012 में पूछा गया है। फिर है लास्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट ओवर डीपीएसपी। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी से ऊपर बना दिया? तो किस केस में बनाया बताओ? नहीं, मिनर्वा मिल्स केस में। किस केस में बनाया? मैंने बात की थी, दोबारा जो है फंडामेंटल राइट को जो है डीपीएसपी से ऊपर किस केस में बना दिया? उस चीज को ठीक किस में किया? मिनर्वा मिल्स केस में। खराब किसने किया था? 42वें संविधान संशोधन ने, और ठीक किसने किया? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। ठीक है भाई, ये सब इंस्पेक्टर CPO 2010 में पूछा गया है। ठीक है भाई, कोई डाउट है किसी को भी?